तो आज से जो है हम लोग जो सबसे बेसिक चैप्टर है सेंटेंस, उसका स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसको बेसिक चैप्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हम लोग वॉइस और नरेशन जैसे कुछ चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो बिना सेंटेंस के हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें परेशानी और कहाँ पर आती है, तो जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक चैप्टर है, उसको जब हम कवर करने लगते हैं तो उस कंडीशन में भी जो है बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए इसको बेस माना जाता है पूरे ग्रामर का। तो वर्ब और सेंटेंस ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सेंटेंस के साथ। तो बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है ए से जेड तक, है ना। और अल्फ़ाबेट को सीखने के बाद हम लोग सीखते हैं क्या, फिर इसी से हम लोग वर्ड का निर्माण करते हैं। ए से जेड तक सीखने के बाद किसका निर्माण करते हैं हम लोग, वर्ड का। जैसे ए से क्या हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है। बी से बेबी हो गया, सी से कैट हो गया, है ना। तो अल्फाबेट से वर्ड और वर्ड से फिर हम लोग जानते हैं सेंटेंस। अल्फाबेट से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस, है ना। तो शब्द और वाक्य, ये हो गया वर्णमाला जिसको अल्फाबेट कहते हैं, ये हो गया शब्द और ये हो गया वाक्य। ठीक है, तो ये तीनों चीज के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है। लेकिन एक बात और हम लोग को जानना है कि क्या हम जो परिभाषा देते हैं कि शब्दों का समूह, क्या ये पर्याप्त है किसी चीज को बताने के लिए कि ये वाक्य है। शब्दों का समूह का अर्थ तो ये भी हुआ, जैसे लाइक्स ही मोहन, तो क्या आप इसको वाक्य कह सकते हैं क्या, लाइक्स ही मोहन है। अगर इस तरह से वाक्य रहे, मोहन ही लाइक्स, तो क्या ये सेंटेंस है क्या, ये भी सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस कब होगा, जब इस तरह रहेगा, ही लाइक्स मोहन और फुल स्टॉप रहेगा, तभी ये क्या होगा, सेंटेंस होगा। ठीक है, तो सेंटेंस होने के लिए वाक्य का सार्थक होना जरूरी है। सार्थक होगा तभी वो वाक्य कहलाएगा। सार्थक मतलब स जोड़ अर्थ, जिसका अर्थ निकले, जो मीनिंगफुल हो। तो इस तरह से हम लोग इसका परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का वैसा समूह जो क्या हो, विच मैक्स, जो देता हो, मैक्स मतलब बनाना नहीं है, देना के अर्थ में है, विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस, है ना, इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना, इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का वैसा समूह जो सार्थक हो, मीनिंगफुल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि शब्दों का वैसा समूह जो क्या हो, सार्थक हो, उसे, है ना, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। फटाफट मेरे साथ कॉपी करते चले जाइए। शब्दों का वैसा समूह जो सार्थक हो उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और इसका दो फीचर भी बताए, जो पहले लिख लिए उनको नहीं लिखना है। इनका इसका दो फीचर होता है, गुण होता है, खासियत होता है इसका। ठीक है, क्या इसका दो खासियत है। पहला खासियत इसका है कि ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, है ना। एक सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और इसका सेकंड फीचर ये है, ठीक है, इसका सेकंड फीचर यही है कि ए सेंटेंस मस्ट हैव मतलब निश्चित होना चाहिए। क्या, ए सेंटेंस मस्ट हैव फुल स्टॉप, मतलब ऐसा वाला साइन, है ना। दूसरा, मस्ट हैव
क्या होना चाहिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और तीसरा क्या होना चाहिए, मस्ट हैव साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब एक वाक्य को अगर वाक्य के रूप में देखना है बच्चों तो फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना अनिवार्य है, तभी उस वाक्य को क्या माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। क्लियर, ये हो गया इसका फैक्ट। अब हम लोग चलेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की ओर। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखिएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है इसमें, सबसे पहले आता है इसमें एसर्टिव सेंटेंस। क्या आता है, एसर्टिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और सेकेंड जो है, ये सेकेंड नंबर पर क्या है, एसर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव। स्पेलिंग भी देखते जाना है, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड पोजीशन पर क्या है, इंपेरेटिव का स्पेलिंग देखिए, IMPERATIV होता है। बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं, ई कर देते हैं इसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस। और चौथे पोजीशन पर जो है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं इसको बच्चों, ठीक है। और पांचवें नंबर पर क्या आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। कोई दिक्कत किसी को, ये 5 तरह के सेंटेंस है। वो हो गया सामान्य वाक्य, ये हो गया प्रश्नबोधक वाक्य, ये हो गया आज्ञा सूचक वाक्य, ये हो गया विस्मयादि बोधक वाक्य, और सबसे अंत में हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य, है ना। तब एक एक करके सबको डील करेंगे, ठीक। सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। बताए थे क्या कल, एसर्टिव बता चुके थे। देखो, तो एसर्टिव सेंटेंस के बारे में पहले समझिएगा सभी लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कॉपी नहीं किए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मोड में है, रिकॉर्डिंग तो चल ही रहा है, भेज देंगे। और अभी ये इसको PDF भी शेयर कर देंगे। देखिए, सबसे पहला जो है वो है एसर्टिव सेंटेंस, है ना। इसको सामान्य वाक्य कहते हैं। इसके डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि ए सेंटेंस, है ना, विच टेल्स सम फैक्ट और स्टेटमेंट। इसके बारे में यह भी लिख सकते हैं कि इट इज ए सिंपल सेंटेंस, है ना। यह सामान्य वाक्य है। तो ऐसा वाक्य जो फैक्ट या स्टेटमेंट बताए, कथन जारी करे, साधारण वाक्य हो, उसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से व्याख्या करेंगे, ठीक है। कैसे, तो ध्यान देंगे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। ये कथन है, ये कैसा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको कहते हैं। ऐसा सत्य जो कोई बदल नहीं सकता, सूर्य पश्चिम में डूबता है और डूबता ही रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, स्टेटमेंट हो गया ये, ठीक है। जैसे ये एक फैक्ट है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है, ठीक है। न्यू एग्जांपल अगर मिले तो लिख लीजिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाटर 100 डिग्री तापमान पर उबलता है, ठीक है। और जान लीजिए बच्चों कि ये जो एसर्टिव सेंटेंस है, ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के,
दो प्रकार के, देखिए कौन कौन सा है वो। एक जो है वो कहलाता है अफर्मेटिव। क्या कहलाता है ये? अफर्मेटिव। और दूसरा जो है वो क्या कहलाता है? निगेटिव, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? सकारात्मक, और इसका मतलब क्या हो गया? नकारात्मक हो गया, है ना। सकारात्मक और नकारात्मक, है ना। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई ईट, और नकारात्मक क्या हो जाएगा? आई डू नॉट ईट, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, है ना। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, और आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, है ना। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। ये सकारात्मक हो गया और ये नकारात्मक हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये अफर्मेटिव निगेटिव दो हो गया। फटाफट कॉपी करते चलना है सबको, मेरे साथ साथ लिखते जाना है। हो गया? सबका हुआ? इस पर नीचे करें, और ठीक है। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। विकास तुम्हारा भी छूटा हुआ था ना ये? नहीं पढ़े थे इसको? रिवीजन हो गया संडे को? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। लिखे ऊपर करें इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सेकेंड नंबर पर हम लोग जो आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेहद महत्वपूर्ण, इंट्रोगेटिव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे सभी लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नबोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रश्नबोधक वाक्य, है ना। तो प्रश्नबोधक वाक्य में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए सेंटेंस मतलब वैसा वाक्य, ए सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन, मतलब वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए। जब तुम्हें लगे कि कोई तुमसे प्रश्न कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे लिखोगे, आर यू ए टीचर, क्या आप शिक्षक हैं? या इसका एग्जाम होगा जैसे व्हाट आर यू डूइंग। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि ये दो तरह का वाक्य है। एक में हम आर से स्टार्ट किए हैं, एक में हम डब्ल्यू एस से स्टार्ट किए हैं। इसके पीछे के वजह को अभी हम लोग जानेंगे कि क्यों इसमें आर और क्यों इसमें डब्ल्यू एच। तो आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये कितने तरह का होता है? ये भी दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन को समझने के लिए आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं। वो अगर आपको पता होगा तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करके ही प्रश्न को बनाया जाता है, और वैसे प्रश्न का उत्तर यस या नो में आता है, और वैसे ही प्रश्नों को यस नो क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट बना देते हैं हेल्पिंग वर्ब का, जरा सा देख लीजिएगा, है ना। देखिए जैसे हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात कहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं देख लीजिए। जैसे डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है। और क्या है? इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। वाज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव, हैज, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कैन, कुड, ये हेल्पिंग वर्ब है। शैल, शुड, ये हेल्पिंग वर्ब है। विल,
वुड ये हेल्पिंग वर्ब है, मे, माइट ये हेल्पिंग वर्ब है, मस्ट ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि ये सब मॉडल ऑक्सिलरी कहलाता है, लेकिन है ये हेल्पिंग वर्ब ही, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सहायक क्रिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं इसको, है ना। तो इतने हेल्पिंग वर्ब है, ये सारे सहायक क्रियाओं के लिस्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के लिस्ट हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले अभी, कि जब हेल्पिंग वर्ब को आगे करके प्रश्न का निर्माण किया जाए, ठीक। जैसे बहुत सारे बच्चे प्रश्न का निर्माण करने नहीं जानते हैं, तो उनको एक आध एग्जाम्पल हम दे देते हैं, ठीक है। देखिए डिटेल में पढ़ाएंगे तो आप लोग को ही मजा आएगा, ठीक है। डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं, ये सब को हम स्किप कर सकते थे, छोड़ सकते थे, ये सब हेल्पिंग वर्ब जानता ही होगा क्या होता है, लेकिन लिखा दिए ना तो ये कन्फर्मेशन हो गया, सभी बच्चे अच्छे से इसको सीख जाएंगे। देखिए जैसे डू डज डिड इज एम आर बोले, क्वेश्चन इंट्रोगेशन इंट्रोगेट कैसे करते हैं? जैसे एग्जांपल देते हैं, यू आर ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। अब इसको प्रश्न बनाना है बच्चों, तो क्या करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब को, सहायक क्रिया को स्टार्टिंग पोजीशन पर ले आएंगे, स्टार्ट इसी से कर देंगे, आर हो गया, और ए डॉक्टर को आर के बाद यू दे दिए, आर यू, और तब तीसरा नंबर पर क्या दिए? ए डॉक्टर। तो ये हो गया प्रश्न, क्या आप एक डॉक्टर हैं? और तब ये दे दिया प्रश्न बोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका आंसर आएगा दो तरह से, आर यू ए डॉक्टर का आंसर आएगा दो तरह से। कैसे? तो यस, हाँ मैं डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर, हाँ मैं डॉक्टर हूं। या आंसर क्या आएगा कि नो, नहीं, नहीं, आई एम नॉट ए डॉक्टर, है ना। तो यही जो है क्या कहलाया? यही कहलाया यस नो क्वेश्चन। मतलब जब हेल्पिंग वर्ब को आगे करके, सहायक क्रिया को आगे करके प्रश्न का निर्माण किया जाए, तो वैसा प्रश्न जो है यस नो क्वेश्चन कहलाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर जो है यस में आया और नो में आया। ये जितना भी है इन सब को अगर आगे करके प्रश्न बनाएंगे, जैसे मस्ट वी गो, क्या हमें अवश्य जाना चाहिए? वाज ही प्रेजेंट, क्या वह उपस्थित था? वेयर दे एब्सेंट, क्या वे लोग अनुपस्थित थे? आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो? तो ऐसे टाइप के जो प्रश्न होते हैं बच्चों, वो सारे प्रश्न यस नो कहलाते हैं, क्योंकि इन सारे का उत्तर यस या नो के रूप में आता है, ठीक। तो ये हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब डिफाइन करते हैं कि WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन, इसको लिख देते हैं हम साइड में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी दो भेद। इसमें से पहला जो है क्या हो गया? यस नो क्वेश्चन हो गया, और दूसरा जो है इसको हम लोग क्या जवाब क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन कहते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में क्या आएगा बच्चों? इसमें एक एग्जांपल इसमें दे देते हैं, जैसे कैन यू टीच, क्या आप पढ़ा सकते हैं? तो आंसर क्या आएगा? यस आई कैन टीच, हाँ मैं पढ़ा सकता हूं, या नो आई कांट टीच, नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर किस में आया? यस या नो में, इसीलिए इसको क्या दिया नाम? यस नो क्वेश्चन। और WH वाले को WH इसलिए कहते हैं क्योंकि देखते जाइए, वाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, वैन और हाउ, और कुछ छूटा? वाई दो बार हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, हु छूट गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। इसको WH इसलिए कहे क्योंकि हाउ को छोड़ करके सब में देखिए क्या लगा हुआ, WH WH WH, है ना। सब में क्या लगा हुआ है? WH लगा हुआ है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? WH क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा सभी लोग को। अब तीसरा पोजीशन पर जो है ना, तीसरा पोजीशन पर क्या है? तीसरा पोजीशन पर है
इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, चुप रहो, अपना काम करो, दौड़ो मत, बात मत करो। ये सब एग्जाम्पल है किसका? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये? इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। तो जिस सेंटेंस से ऐसा लगे कि किसी को आज्ञा दिया जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा, सलाह दिया जा रहा, रिक्वेस्ट किया जा रहा और किसी को मना किया जा रहा किसी काम के लिए, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं बच्चों? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं इसको। इसका डेफिनेशन इस तरह से होगा कि ए सेंटेंस मतलब वैसा वाक्य है ना, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करता है, विच एक्सप्रेसेस है ना, विच एक्सप्रेसेस कमांड, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट है ना, एडवाइस एंड प्रोहिबिटेशन, एंड प्रोहिबिटेशन है ना, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। A sentence which expresses command, order, request, advice and prohibition is called imperative sentence। मतलब हो गया इसका वैसा वाक्य जिससे यह पता चले कि ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा, सलाह दी जा रही, या प्रोहिबिटेशन का मतलब होता है मना करना, मना किया जा रहा किसी काम के लिए। प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है? मना करना है ना, मना करना है ना, मना किया जा रहा। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे कमांड या ऑर्डर एक ही होता है, कमांड ऑर्डर, जैसे गेट आउट है ना, जैसे स्टैंड अप है ना, गेट आउट, स्टैंड अप। जैसे एग्जाम्पल है जैसे फायर द गन, फायर द गन है ना, ओपन द डोर, ठीक है, क्लोज द विंडो है ना, स्विच ऑन द लाइट, फटाफट लिखते जाओ, स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल क्या चीज का है? कमांड या ऑर्डर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आज कुछ शब्दों का उच्चारण सिखाएंगे तुम लोगों को। हो गया? लिखे इसको, कोई दिक्कत इसमें? ऊपर नहीं लिख पाए थे क्या? हो गया? ये कमांड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कमांड या ऑर्डर इसको हम लोग कह सकते हैं, कमांड या ऑर्डर। ठीक, अब देखोगे दूसरा नंबर पर क्या है? रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट का लिखोगे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का जैसे प्लीज हेल्प मी, काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस है ना। तो जिसमें प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल हो वो कहलाएगा कैसा सेंटेंस? रिक्वेस्ट वाला। कैसा कहलाएगा? रिक्वेस्ट वाला, प्लीज और काइंडली का जिसमें यूज हो। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, हाँ, लिखेंगे एडवाइस, सलाह, सलाह देना, जैसे टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लो।
रीड इंग्लिश ट्वाइस इन ए डे, मतलब दिन में 2 बार अंग्रेजी पढ़ो। रीड इंग्लिश ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार अंग्रेजी पढ़ो। हाँ, तो ये हो गया सलाह। ठीक है। लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, ये हो गया एडवाइस, सलाह हो गया। और चौथे नंबर पर है बच्चों, चौथे नंबर पर क्या है? प्रोहिबिटेशन का होता है, मतलब मना करना। लिखोगे प्रोहिबिटेशन का मतलब होता है मना करना। एग्जाम्पल देते हैं, डोंट चीट एनीबडी, किसी के साथ धोखा मत करो। डोंट चीट एनीबडी। डोंट प्लक द फ्लावर, है ना, फूल मत तोड़ो। डोंट टच द वायर, तार मत छुओ। तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रोहिबिटेशन का। ठीक है। हाँ, आया समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। पढ़े थे इसको पहले? नहीं, समझ में आ रहा ना? एग्जाम्पल सब उतार रही है ना? हाँ। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब ये 3 हो गया कंप्लीट। कौन कौन सा? एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा कौन सा? दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव। अब जो चलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना? ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक तीनों क्लियर है ना? ठीक। शेयर कर देंगे यहां से। तुम लोग नहीं उतारा, उतार लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ शेयर कर देंगे, लेकिन पीडीएफ पे भरोसा मत करो, वो उसी में मोबाइल में रह जाता है। ठीक है। हाँ, उसको उतार नहीं पाता है कोई। ये हो गया हम लोग का प्रोहिबिटेशन का समस्या सॉल्व। ठीक। अब देखोगे नेक्स्ट। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाह क्या सुंदर कपड़ा पहने हो तुम। हाँ, है ना? ठीक है। नीरज बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज तुम। ये एग्जाम्पल दिए। हाँ, किसका? एक्सक्लेमेटरी का। हुर्रे मैच जीत गए, ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सक्लेमेटरी का। ओह उंगली कट गई, हाय बर्बाद हो गए, है ना? ये सारा एक्सप्रेशन किसका है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना? जिस वाक्य से सडन फीलिंग्स आ। तुम्हारा करीबी मित्र है, बगल में बैठ के सुइया चुभा दिया, ऐसे कैसे उछलोगे? ओह क्या कर दिए, 2-4 फट दे भी दोगे, है ना? हाँ, पहले तो उछलोगे, उसके बाद 2-4 फट लगेगा भी। तो ये एग्जाम्पल है किसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो मतलब सीधा सा अर्थ समझो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, कि जो जानबूझकर ना हो, अचानक से जो फीलिंग आती है, नहीं जानबूझकर नहीं, कोई प्लान्ड नहीं हो, प्री प्लान्ड नहीं हो, अचानक से कुछ हो जाए। कोई दुखद घटना सुनते हो तो क्या निकलता मुंह से? ओह बड़ा अच्छा आदमी था, गुजर गया, नहीं बोलते हैं ना? है? हाँ। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, मतलब वैसा वाक्य जिससे अचानक कोई फीलिंग्स आए, है ना, और उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो फीलिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये दुख से रिलेटेड हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, डर हो सकता है, खुशी हो सकती है ना? खुशी है कोई? अच्छा है, तो खुशी हो सकती है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है?
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो बच्चा लोग लिखोगे इसको जल्दी से, है ना। एक्सक्लेमेटरी को क्या कहते हैं बेटा लोग? विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य लिखेंगे। ए सेंटेंस, है ना, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस sudden feelings is said exclamatory sentence। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे जैसे लिखेंगे अलास, हाय, आई एम र्यून्ड। इसको र्यून्ड पढ़ना, मैं बर्बाद हो गया, है ना। अलास आई एम र्यून्ड। ओह, आई हैव कट माई फिंगर। ओह, मैंने अपनी उंगलियां काट ली, है ना। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। और क्या होगा? जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। कितना सुंदर तस्वीर। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, है ना, कितना सुंदर तस्वीर। व्हाट एन एक्सेलेंट आइडिया। कितना सुंदर विचार। व्हाट एन एक्सेलेंट आइडिया, कितना बेहतरीन विचार। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, है ना। चलिए, और अब सबसे लास्ट में आएगा प्यारे बच्चों, किसका? ऑप्टेटिव सेंटेंस का आएगा। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग फटाफट। फोटो स्टेट एकदम तेजी से होना चाहिए। देखिए खुशी, देख ली। अब देखोगे आगे, सबसे लास्ट में क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है ये? ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। तुमको कोरोना हो जाए, तुम मर जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, है ना। भगवान तुम्हें सदा खुशी रखे, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है? ये सब एग्जाम्पल है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, है ना। जिस वाक्य से श्राप या आशीर्वाद का बोध हो, उसको क्या कहेंगे बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, लिखोगे इसका परिभाषा लिखोगे। ए सेंटेंस, है ना, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कर्स और ब्लेसिंग्स, है ना। मतलब क्या हो गया इसका? वैसा वाक्य जिससे क्या पता चले? श्राप या आशीर्वाद का पता चले। जैसे एग्जाम्पल, मे यू डाई विथ कोलरा। तुम कोलरा से मर जाओ। मे यू डाई विथ कोलरा, है ना। मे यू लिव लॉन्ग, तुम सदा, है ना, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो, यही मतलब हुआ। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू बिकम ए डॉक्टर। भगवान करे कि तुम क्या हो जाओ? डॉक्टर बन जाओ, है ना। भगवान करे कि तुम डॉक्टर बन जाओ। ये दो सेंटेंस किसको शो किया? कर्स को, श्राप को, और ये वाला आशीर्वाद को। स्क्रॉल करें क्या? नहीं लिख पाए? लिख लिए?
चलो, इसी के साथ आज सेंटेंस चैप्टर के समाप्ति की घोषणा की जाती है और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा ये चैप्टर। आगे इसी तरह हम लोग टेंस को भी इसी तरह से पढ़ेंगे एंजॉय करके, ठीक है। और सारे चैप्टर्स को, जो ग्रामर्स के जितने चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को एंजॉय करके पढ़ेंगे, बहुत मन लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक यू।